हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 96 और ये वर्कशीट है 24 फरवरी 2022 के लिए। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे यानी रिवीजन करेंगे किस चैप्टर का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर है हमारा उसका रिवीजन करने वाले हैं। यानी उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वर्कशीट में। पहला ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा ये क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। तीसरा ये क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं तो फिर इन तीनों को बारी बारी से अच्छे से समझते हैं और सॉल्व करते हैं विद द कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारा पावर होता है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ेंगे तो हमारा ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देरी ना करते हुए चलते हैं और इन तीनों को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला प्रश्न है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 घन दिए गए हैं, है ना। घन क्या होते हैं? जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो ये हमारे पास 2 घन दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है, मतलब इसका भी आयतन और इसका भी आयतन, इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया क्या क्या गया है। ठीक है, दिया है घन का आयतन। इस घन का आयतन क्या दिया है? घन का आयतन ये दिया है कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको दिया है। अब घन के आयतन का सूत्र जानते हैं आप लोग, क्या होता है? अगर भुजा ए है तो घन का आयतन होता है ए का क्यूब इक्वल टू कितना है? 64 दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करिए, ए क्यूब इक्वल टू 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब, 4 चौको 16, चौको 64। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब। अब a बराबर यहाँ से अगर इनकी दोनों की तुलना करें तो a का मान कितना होगा? 4 होगा, है ना। यानी a बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे जो इसकी भुजा होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी और इसकी भी भुजा 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि इन दोनों को मिला दिया जाता है, मतलब इसका एक सतह ये वाला लेकर, एक पृष्ठ ये वाला लेकर और इसके इस पृष्ठ के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, तो मिलाने पर क्या होगा कि एक घनाभ प्राप्त होगा, है ना। घनाभ प्राप्त होगा जिसकी लंबाई a और a यानी 2a हो जाएगा और चौड़ाई होगी a और ऊंचाई भी होगी a। ठीक है, तो लंबाई भर बदल जाएगा, है ना। और उसके बाद बोला है कि इससे प्राप्त जो घनाभ जो हमको मिलेगा ना इन दोनों को जोड़ने पर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो हमारा प्राप्त घनाभ होगा, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसका, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर, एक पृष्ठ का, किसी भी पृष्ठ का ले लें तो a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 6 पृष्ठ होते हैं तो 6a स्क्वायर हो गया, प्लस दोनों को जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ने पर क्या होगा? इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा, तो इसमें भी 6a स्क्वायर, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, जब भी हम जोड़ेंगे तो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ दोनों सट जाएंगे। इसका मतलब ये अब पृष्ठ नहीं रह गए, ठीक ना। मतलब एक पृष्ठ इसका गायब हो गया और एक पृष्ठ इसका गायब हो गया, ठीक ना। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें से गायब कर दीजिए यानी -a स्क्वायर, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें से गायब कर दीजिए यानी इसमें भी -a स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर 6a स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो गया? 12a स्क्वायर हो गया, -a स्क्वायर और -a स्क्वायर -2a स्क्वायर हो गया। अब 12 में से 2 घटा दीजिए तो 10a स्क्वायर हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो रख दीजिए यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 10 और ये 4 चौको 16। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? 160। गुणा कर दीजिए इसे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया, है ना। क्षेत्रफल है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये प्राप्त हमारा घनाभ होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो पहला प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न दिया है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है
जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तंबू कैसा है? बेलन के आकार का। तो हमने बेलन बना दिया, इसके ऊपर जो है एक शंकु है, ठीक है, तो ये हमने शंकु भी बना दिया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। देखिए बेलनाकार भाग का जो ऊंचाई है ये वाला, ये कितना दिया गया है? 2.1 मीटर, ठीक है, और जो व्यास है मतलब यहाँ से यहाँ तक ये व्यास दिया गया है 4 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब ये शंकु है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कौन सा होता है? ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला फिर कह लीजिए या फिर ये वाला कह लीजिए। तो ये दिया है हमको 2.8 मीटर हमको दिया है, ठीक है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस पूरे तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगा उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यानी 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का 500 रुपये लगता है, तो टोटल इसमें कितने रुपए का कैनवास लगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है? 2.1 मीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई होगी 2.1 मीटर, ठीक है। और त्रिज्या r बराबर कितनी होगी? देखिए यहाँ पर जो शंकु की त्रिज्या होगी वही बेलन की भी त्रिज्या होगी। यानी बेलन का व्यास कितना दिया है? यहाँ पर 4 मीटर दिया है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी 4/2 यानी 2 मीटर हो गया इसकी त्रिज्या। शंकु की भी त्रिज्या और इसकी भी त्रिज्या। अब ये है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो हम लोग दर्शाते हैं L से, ठीक है। तो शंकु के लिए L कितना दिया गया है? ये 2.8 मीटर दिया गया है, ठीक है, 2.8 मीटर। अब क्या करेंगे? इस पूरे कैनवास का जो भी कैनवास लगा है इसमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे? तंबू बनाने में प्रयुक्त, लिखेंगे यहाँ पर तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक तो इस शंकु का क्षेत्रफल होगा, मतलब इसमें 2 भाग है ना, एक शंक्वाकार भाग है, एक बेलनाकार भाग है। तो शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ये हमारा यहाँ पर बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, हमारा कैनवास का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले इसका शंकु का, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते हैं? पाई और त्रिज्या इसकी अगर r है ना, इसकी भी त्रिज्या r है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है 2 मीटर। पाई r और ये वाला l, ये हो गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस इसका भी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो इसका होता है 2 पाई r और ये क्या है? h है ना, ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा h, ठीक है। बस सूत्र में सभी कुछ रख दीजिए। तो यहाँ पे पाई r और पाई r ये दोनों अच्छा मान ही रख दीजिए, ठीक है। 22/7 मान रख दीजिए। तो 22/7 पाई का मान इंटू r का मान कितना है? 2 इंटू l का मान कितना है? 2.8, ठीक है। प्लस अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान 2 इंटू h का मान है यहाँ पर 2.1, ठीक है, ये h का मान है। अब इनको बस सॉल्व करना है। तो 22 दूना 44, इसको 44 कर दीजिए और बटे 7 गुणे इसको हम लोग लिख सकते हैं 28/10, ठीक है, 28/10 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88/7 गुणे इसको लिख दीजिए 21/10, ठीक है, दशमलव हटा दिए। तो अब यहाँ से 7 4 बार में ये कट गया, 7 चौको 28 और 7 त्रिक 21 ये हो गया, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए। तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17, 176/10 प्लस 3 अट्ठे 24, 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24, 2 26 हो जाएगा और बटे में आ गया 10, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए। तो 176 और 264 है ना, 176 और 264 कितना हो जाएगा? जोड़ने पर ये आ जाएगा 440, ठीक है, 440 और बटे 10 हो जाएगा। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया गया है।
तो हमारा जो कैनवास है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्षेत्रफल तो निकल आया है ना, जो हमको पूछा था पहले वाले में। पहला प्रश्न क्या था कि इसका क्षेत्रफल निकालना है कैनवास का। दूसरा प्रश्न उसी में पूछा है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भाई देखिए, क्योंकि अगर हम लोग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, ठीक है, की लागत ये है 500 रुपये, है ना। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपये है। तो हमको कितना मीटर स्क्वायर कैनवास लगा है हमारे पास यहाँ पर, इसको तंबू को बनाने में 44 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना हो जाएगी, 44 को इससे गुणा कर दीजिए। तो 44 गुणे 500 बराबर ये आ जाएगा गुणा करने पर 22,000, ठीक है। 22,000 रुपये हमको लगेगा इस कैनवास को बनाने में, ठीक ना। मतलब कैनवास जितना लगेगा उसका पैसा इतना लगेगा तंबू बनाने में जो भी कैनवास लगा है। तो देखिए कितना ही आसान सवाल था, हो गया ये आसानी से। बस हमको अगर डायग्राम बन जाए और सारी चीज़ें दिया ही रहता है, उसके हिसाब से हम फार्मूला लगा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है इस कार्यपत्रक का, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, तीसरा प्रश्न है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। क्या बोला है कि एक शंकु में, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, यहाँ पे शंकु है 120 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी, और 60 सेंटीमीटर यहाँ से ये त्रिज्या है इसकी, ठीक है, सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ये हमारा अर्धगोला है, इसके जस्ट ऊपर ये शंकु रखा गया है। इस अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। आगे बोला है, इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे, ठीक है। एक बेलनाकार बर्तन है हमारे पास, उसमें पानी भरा हुआ है, और इस ठोस को, ये जो है हमारा शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना है, इस ठोस को सीधा सीधा इस बेलन में डाल दिया जाता है, ठीक है। फुल पानी भरा था इसमें। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अब बेलन की भी त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पर शंकु की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और शंकु की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर ही है, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। यानी बेलन का जो ऊंचाई है वो कितना है, 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए, बेलन में हमारा पूरा पानी भरा था और उसमें हम लोग ये इस ठोस को डाल दिए, और ठोस को डालेंगे तब पानी तो कुछ बाहर निकल जाएगा ना, ठीक है, और कुछ ना कुछ पानी बच जाएगा। कौन सा पानी बचेगा, यहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ पानी बच जाएगा, ठीक है। ये और ये 4 जगह पानी बच जाएगा, ठीक है। इसी पानी का हमको आयतन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हमको देखते हैं कि दिया क्या क्या गया है, ठीक है। तो त्रिज्याएं, सभी की त्रिज्याएं 60 सेंटीमीटर दी गई है ना, यानी त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर। शंकु का भी त्रिज्या, अर्धगोले की भी त्रिज्या, और यहाँ पर इस बेलन की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। अब देखिए शंकु की ऊंचाई, यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, है ना, शंकु की ऊंचाई, इसको मान लीजिए h1। तो h1 हमारा कितना दिया गया है, 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, बेलन की ऊंचाई, इसको मान लीजिए h2 बराबर है हमारा 180 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 चीज़ें हमको मिल गई और यही हमको दिया भी है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में बदल दीजिए, ज़्यादा आसानी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको, ये 60 सेंटीमीटर है तो 100 से भाग देंगे तो 0.6 मीटर में आ गया। इसको भी 100 से भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा कितना आपका 1.2 मीटर, है ना, मीटर में बदल रहे हैं। इसको भी 100 से भाग दीजिए तो ये आएगा 1.8 मीटर, ठीक है। सभी को हमने क्या किया, यहाँ पर मीटर में चेंज कर लिया। अब देखिए इसमें हमको क्या फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है कि इसमें कितना पानी बचा है, यानी जो भी पानी बचा है उसका आयतन निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए,
जितना इस बेलन का आयतन होगा उतना ही इसमें पानी भरा रहा होगा पहले, है ना। मतलब शुरू में बेलन का आयतन बराबर पानी का आयतन, ठीक है। उसके बाद ये ठोस इसमें डाला गया, यानी इतने आयतन का ठोस डाला गया, तो जितने आयतन का ठोस डाला गया उतना ही पानी बाहर निकल गया। समझ में आया ना। यानी हम बेलन के आयतन में से अगर इसका आयतन घटा देंगे तो यहाँ पर इस पानी का आयतन, जो भी पानी बचा है उसका आयतन आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन में, लिखेंगे हम लोग बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर, देखिए सबसे पहले तो हम लोग बेलन का आयतन लिखेंगे। तो बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या आर है और बेलन की ऊंचाई क्या है h2 है, तो पाई आर स्क्वायर h2 हो गया। माइनस कर देंगे इस ठोस का आयतन, ठीक है। बेलन के पूरे आयतन में से माइनस करेंगे इस ठोस का आयतन। अब इस ठोस में दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक तो शंकु है, एक अर्धगोला है। तो शंकु का आयतन क्या होता है आप लोग जानते हैं, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू ये क्या है h1 है ना, h1 यहाँ पर माने हम लोग, तो h1 हो जाएगा। माइनस भी करेंगे, इसको भी करेंगे माइनस, है ना, क्योंकि इसका आयतन और इसका आयतन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस इसका भी आयतन माइनस कर दो, तो अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बन गया हमारा। अब सभी का वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखें तो पाई, देखिए पाई को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, या फिर पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या है यहाँ पर h2 माइनस 1/3 h1 माइनस 2/3, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ही बाहर निकला है ना, तो यहाँ पे एक आर बचेगा, तो 2/3 इंटू आर हो गया। सभी का वैल्यू रख दीजिए। तो पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, आर का वैल्यू रखिए, आर का वैल्यू कितना है, अच्छा पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है ना, आर का वैल्यू है यहाँ पर, इसको देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 6/10, ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। इसको लिख दीजिए 12/10 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 18/10, ठीक है। अब इनका मान रखिए, तो r का वैल्यू है 6/10, तो 6/10 का स्क्वायर हो गया, और h2 का मान कितना है 18/10, तो 18/10 माइनस 1/3 गुणे h1 का मान यहाँ पर 12/10 है ना, तो 12/10 माइनस 2/3, r का वैल्यू है 6/10 इंटू 6/10, ये हो जाएगा, ठीक है, आसान हो गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए पाई 36/10 का स्क्वायर 100 है ना, यहाँ पर ये 18/10, इसको 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12 यानी माइनस 4/10, फिर माइनस 3 से इसको भी काट दीजिए, तो ये 2 बार में कट गया, तो 2 दूना 4, 4/10 हो गया, ठीक ना। तो पाई इंटू 36/100 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 10 10 10 सभी में है, तो 10 लघुत्तम आ गया, ठीक ना। फिर 18 माइनस 4 बराबर पाई इंटू 36/100 इंटू ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 4 12 है ना, 14, 18 माइनस 4 14, 14 माइनस 4 10 आ जाएगा, 10/10, यानी ये तो कट गया, 36/10 इंटू 100 इंटू पाई आ गया, है ना, 36/100 इंटू पाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इतना लिख सकते हैं 0.36 पाई मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पाई का भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए, या फिर 3.14 रख के मान निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में मीटर क्यूब है ना, मीटर क्यूब आयतन है, इसलिए मीटर क्यूब में आएगा। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न भी हम लोग अच्छे से कर लिए, तो जो पानी शेष बचा होगा उसका आयतन ये आ जाएगा, है ना। देख लीजिएगा आपका जो सोल्यूशन होगा उसमें पाई का वैल्यू जो होगा उससे इसके साथ गुणा कर दीजिएगा, 22/7 या फिर 3.14 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक ना, तो आ जाएगा। तो ये हो गया, है ना, हमारा जो ये कार्यपत्रक 96 था वो कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर अगला वर्कशीट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।